ब्राइट वे में सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो एनवायरनमेंट चल रहा था यानी पर्यावरण में हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग फर्स्ट जो पार्ट था उसमें पर्यावरण की जो डेफिनेशन है उसकी परिभाषा उसके विषय में जान लिया था। उसके घटक जो जैविक घटक हैं यानी जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं और अजैविक घटक जो आपके नॉन लिविंग होते हैं अर्थात जो मृत होते हैं उनके विषय में भी जान लिया था और उसको क्लासिफाई भी कर लिया था। इसके बाद में हम लोग आज उसके आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण में जो हमने पढ़ रखा था कि उसके जो कंपोनेंट है मेन उसमें क्या था, वायु और दूसरा जल। तो वायुमंडल, जलमंडल और एक था स्थल मंडल और दूसरा था जैव मंडल। तो इसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां से अनेकों प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले उनको एक जो हमारा एनसीईआरटी का डेटा है उसको पहले यहाँ पे कंफर्म मात्रा में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल, क्योंकि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ग्राफ उसमें सबसे पहले हम वायुमंडल को यहाँ पे जानते हैं कि इसकी मात्रा कितनी क्या है। तो हेडिंग यहाँ पे वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा है इसमें कौन सी गैस यानी वायु जो है, वायु मतलब समस्त गैसों का मिश्रण। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले वायु को ही कि वायु क्या होती है। तो वायु का मतलब इंग्लिश में इसको एयर कहते हैं और वायु का मतलब यहाँ पे समस्त गैसों के मिश्रण, समस्त गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। अब इसमें इसके मिश्रण को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, हवा, जिसको हम लोग विंड कहते हैं। अब ये विंड क्या है, तो चलती हुई वायु को हवा कहा जाता है। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को न जानने पे ये समस्या पैदा करती है। इसलिए पहले हमने वायु को समझ लिया, अब हमने उसमें हवा को समझने के लिए कोशिश की। तो चलती हुई वायु को हवा कहते हैं। यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यहाँ पे एक सिंपल है, मूविंग एयर, जो एयर मूव करती है इज कॉल्ड विंड, उसी को विंड यानी कि हवा कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि सभी गैसों के मिश्रण को। अब समस्या आती है कि कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है हमारी वायु, और जब मिश्रण है तो कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में किस मात्रा में उसमें मिली हुई है, उसके परसेंटेज पे ही क्वेश्चन रहते हैं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, आर्गन कितनी है। तो इनका एक परसेंटेज है जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत। तो विभिन्न गैसों का प्रतिशत, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, वो भी अपडेट रेशियो जो करंट इस समय टाइम का है वो आपको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग इसमें जो सीक्वेंस बताएंगे वो सबसे ज्यादा से कम की ओर होगा। तो सबसे ज्यादा में जो गैस लगी हुई है वो आपकी नाइट्रोजन है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो N2 होता है और इसका जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो 78% है। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक से हम चलेंगे, सबसे कम की ओर जाएंगे। तो नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरी पोजीशन पे है वो आपकी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम लोग संकेत में O2 से लिखते हैं और इसका जो प्रतिशत है वो घट गया है, पहले 21 था लेकिन अब 20.9% रह गया है। बाय द वे ऑप्शन में आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे 21% पे भी टिक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 78% सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन हो गई, इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। दूसरे नंबर पे आपका 20.9% रह गई है। जितनी ऑक्सीजन घटी है उसी के जवाब में, उसी क्रम में आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई है। अब हम चलते हैं तीसरी, जो ये तो पहली गैस जो सबसे अधिक पाई जाती है, फिर उससे कम, अब उससे कम की ओर चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली गैस जो है वो आपकी आर्गन है। आर्गन का जो संकेत है वो Ar है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो इसकी मात्रा है, जो प्रतिशत है वो आपका 0.9% है, तो ये 1% से कम है। उसके बाद 3 हो गई है। चौथी गैस आपकी चौथे नंबर पे आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है। डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन रहते हैं इसमें, और इसकी जो मात्रा है इस समय बढ़ गई है थोड़ी सी, तो ये पहुंच गई 0.3%। चौथी गैस हो गई। पांचवी जो गैस है आपकी हीलियम। तो 5वें नंबर पे आती है हीलियम। हीलियम 5th नंबर पे पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस है। हीलियम का संकेत 284 होता है और इसका जो प्रतिशत है एटमॉस्फेयर में वो आपका 0.25%, तो इससे थोड़ा सा कम है। इसमें 3 के आगे आप 0 लगा सकते हैं, तो समझ सकते हैं कितने परसेंट हो गया। पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट लेके चल रहे हैं, चलिए इसमें भी 0 बढ़ा लीजिए। तो पॉइंट के बाद में हम लोग 2 डिजिट तक लेके चल रहे हैं। ऐसे आप इसमें भी 0 बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को समझने के लिए आसान कर देगा। तो सब में 2 डिजिट फिगर लेके चल रहे हैं। उसके बाद में जो 6 नंबर की गैस है जो सर्वाधिक पाई जाती है वो आपकी हाइड्रोजन, जो सबसे हल्की भी है हाइड्रोजन, और एटमॉस्फेयर में ये सबसे ऊपर पाई जाती है हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम के भी ऊपर पाई जाती है क्योंकि ये उससे भी हल्की गैस है। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और इसका जो एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो इसी से मिलता जुलता है, बस 0 लगा लीजिए, 25%। तो ये एक परसेंटेज है जो अपडेट रेशियो है, कितने परसेंट ये पाई जाती हैं, और इन्हीं को सबको यदि मिला दिया जाए, ये सब एक में मिक्स हो जाए, मिक्स रहती ही है एटमॉस्फेयर में, ये सब मिली हुई रहती हैं, इसी को हम लोग शॉर्टकट में वायु कहते हैं, यानी कि एयर कहते हैं। तो एयर में यही परसेंटेज हमारा मेंटेन रहता है। एक बार फिर से देखें, नाइट्रोजन 78 सबसे ज्यादा, ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। और उसके बाद सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन है, सबसे कम जो रेशियो दिया, बाकी इसी क्रम में चलती रहती है। तो अब इसमें ये चीज दूसरा आर्गन 0.9%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे 0.30%, हीलियम 0.25% और हाइड्रोजन 0.025%। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ही है, तो ये सबसे हल्की गैस है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे हल्की गैस, तो ये सबसे हल्की गैस है, इससे ज्यादा हल्की गैस और कोई नहीं पाई जाती है। चलिए
अब इसी के साथ में ये तो था हमारा वायुमंडल। अब आपको हम बता देते हैं इस बचे हुए स्पेस में जलमंडल भी आपको इसी में समझा देते हैं। तो जलमंडल क्या है, चलिए उसको समझ लेते हैं। स्टार्ट। अब इसमें जो सेकंड पार्ट था, अब हमने वायुमंडल एटमॉस्फेयर को पढ़ लिया, उसके बाद जानते हैं जलमंडल। तो जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर जाना जाता है, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4, यहां पे नोट भी कर लेते हैं, पृथ्वी पर 3/4 मतलब 3/4, इसको कहते हैं 3/4, 3/4, 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो लगभग 72 से 75% है वो आपका जल से घिरा रहता है। तो थल मंडल काफी कम है, जल मंडल अधिक है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि पृथ्वी पे पीने की पानी, कई सारे देश ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इतना जल जब पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 75% भाग पानी से ढका हुआ है, 71 से 75, तो पानी की कमी क्यों हो जाती है, पीने तक के लिए पानी की समस्या क्यों पैदा होती है। अब इसको यहाँ पे एक एनसीईआरटी डेटा के आधार पे हम उसको स्पष्ट रूप में समझेंगे कि पानी की कमी क्यों होती है। क्या जो पानी पृथ्वी पे उपलब्ध है वो सब हम लोगों के लिए पीने योग्य है? तो ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा ऐसी है जिसे मानो अपने पीने के लिए यूज कर सकता है, अन्यथा बाकी सारा सॉल्टी है, लवड़ी जल है। क्योंकि जितना जल महासागरों में है और महासागरों का सारा जल लवणता से भरा हुआ है, अर्थात साल्ट, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसको हम पिएंगे तो हमारे लंग्स और हार्ट अपने आप बैठ जाएगा, चलेगा ही नहीं, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब जैसे हमने अभी गैसों के मिश्रण को समझा कि कौन सी गैस कितने मात्रा में वायु में मिली हुई है, ऐसे हम संपूर्ण पृथ्वी पे जल को कंपोनेंट में अलग अलग समझते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे ज्यादा से चलेंगे, कम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लगा हुआ है आपका महासागरीय जल। तो नंबर 1 पे लगा हुआ है महासागरीय। तो महासागरीय जल, इंग्लिश में इसको ओशियन वाटर कहते हैं। जो महासागरों में पानी पाया जाता है उसे महासागरीय जल के नाम से जाना जाता है। ये महासागरीय जल जो है सर्वाधिक है, और सर्वाधिक का मतलब ये है कि 97.3% जो जल है वो महासागरों में ही है। हाँ, समझ सकते हैं, टोटल पानी पृथ्वी पे जितना है उसका 97.3% जल हमारा महासागर में है, अर्थात 2.7% ही अन्य जगहों पे पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। दूसरे नंबरों पे जो जल मिलता है वो बर्फ छत्रक है, बर्फ छत्रक। बर्फ छत्रक को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, अर्थात बर्फ के पहाड़। तो ये बर्फ के पहाड़ हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जल पाया जाता है, वो आपका 2% है, 2%। तो 2% जल हमारा बर्फ छत्रक अर्थात ग्लेशियर्स में पाया जाता है। तो दूसरी पोजीशन इसी की है। तीसरे नंबर पे जो सर्वाधिक जल मिलता है वो भूमिगत जल है, भूमिगत। तो इसे भूमिगत जल कहते हैं। इंग्लिश में इसे अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है। नल या टेबल्स या समर के माध्यम से हम लोग निकालते हैं और इसी को पीते हैं। तो ये भूमिगत जल है जो भूमि के अंदर है, और इसका प्रतिशत आप देख सकते हैं कितना है, 0 पॉइंट लग गया पॉइंट के सामने, 68%। तो 1% भी नहीं है, 0.68 चला गया। तो पीने वाला पानी हमारे पास 1% भी नहीं है, जो अंडरग्राउंड वाटर है। और इसीलिए कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर को ज्यादा वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है। ये भी बहता हुआ समुद्र में मिल जाएगा 97.3 वाले % में। तो 97% में यदि ये शुद्ध जल
जिसको हम मीठा जल भी कहते हैं, मिलेगा तो ये भी लवड़ी हो जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो फिर ये पीने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा वेस्टेज के लिए रोका जाता है। उसके बाद में स्थल झीलों का अलवणीय जल एवं स्थलीय समुद्री जल, तो ये वाला जो है दोनों, तो इनका जो प्रतिशत है वो आपका 0.009% है। ये अलवड़ी है, ऐसी झीलें जो सॉल्टी नहीं है, यानी मीठी झीलें हैं, अच्छा पानी है, इसमें पीने योग्य पानी है, लेकिन मात्रा बहुत कम है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है नमकीन झीलें। नमकीन को लवड़ी कहते हैं। तो नमकीन झीलें जो साल्टी वाटर जिनमें है, इनको भी हम पी नहीं सकते हैं। इनकी मात्रा जो है वो ठीक उसी के बराबर है, जितनी ये है उतनी ये है। तो झीलों का रेशियो लवड़ी और अलवड़ी दोनों का सेम है। तो ये तो यूज हो जाएगा, लेकिन ये यूजलेस है हमारे लिए, नहीं इसका हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें नमक औसत में 35% मिला हुआ है। ये प्रति 1000 ग्राम में 35 भाग इसका नमक का रहता है। उसके बाद में नमकीन के बाद फिर आ जाता है वायुमंडली, जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडलीय जल। तो ये वायु में नमी के रूप में रहता है, जिसे हम आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो वायु में जो जल की मात्रा मिली रहती है, क्योंकि जब हम फ्रिज से कोई बोतल निकाल के बाहर रखते हैं तो देखा होगा, उसको रख दीजिए तो धीरे धीरे उसमें पानी बाहर बहने लगता है। ये पानी बोतल के अंदर से तो नहीं आता है, क्योंकि ये जो पानी है ये बाहर जो वायु में मिला हुआ था, जब वो ठंडा हुआ तो उसका कंडेंसेशन हो गया, क्योंकि पहले वो वाष्प के रूप में था, तो वही पानी चूने लगता है बाहर से। तो वही वाला पानी, यानी जो वायुमंडल में जल रहता है, वायु के साथ मिला रहता है, वो आपका जो है 0.0019% है। काफी कम है, लेकिन फिर भी मतलब रखा है। तो ये वायु में मिला रहता है। अब एक जगह और इसका वितरण है, टोटल 7 जगह है। नदियों का जल। अब आपको लगता होगा कि नदियों में बहुत सारा पानी पाया जाता है, तो नदियों का जो जल है, जो रिवर वाटर है, उसका भी परसेंटेज बहुत कम है। 0.0030 लगाइए, उसके बाद बन लिखिए आप। तो ये इतना हो गया। टोटल 7 टर्म में डिवाइड है। अब इसको आप जब ऐड करेंगे, कुल वाटर, पृथ्वी पर कुल पानी, पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा, जो कुल जल है, टोटल जल है, वो आपका ये 100% बनता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे अधिक महासागरों में ही है, सर्वाधिक मात्रा महासागरों में है, जो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हम उसको पीने में तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम जो है वो नदियों में है। तो जो रिवर वाटर है वो सबसे कम है, यहाँ पे इसकी मात्रा बहुत कम है। जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, वो 0.6% है, 1% भी नहीं है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यदि झीलों का जो मीठा वाला जल मिला लिया जाए तो कुछ परसेंट ये ऊपर खिसक सकता है। इस तरीके से जलमंडल में, हाइड्रोस्फीयर में पानी के प्रतिशत को हमने देखा। यही कारण है कि पृथ्वी पर 3/4 जल होने के बावजूद तमाम देश पीने की समस्या से परेशान है, क्योंकि जल बहुत कम है पीने योग्य। इसलिए ये दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि हमारा पीने वाला पानी ज्यादातर तो हम लोग इसी को यूज करते हैं। कहीं कहीं नदियों का भी यूज किया जाता है, जिस शहर में नदी रहती है। बाकी तो सब नमक वाला तो यूज ही नहीं हो पाता है। चलिए, अब इस तरीके से हमने इसको समझा। अब हम आते हैं अपने एक ऐसे टॉपिक जो डेफिनेशन के तौर पे खासकर हाई स्कूल और अदर्स परीक्षाओं में लिखने के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा पढ़े हुआ है एनवायरनमेंट,
पार्ट देखिए सेकंड पहले से ही है। पहली हेडिंग है परतंत्र का वर्गीकरण, यानी जो इकोसिस्टम है इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो परतंत्र कल ही हमने बताया था कि जो जैविक घटक होते हैं जो जीवित है, जीवित में कौन कौन है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स, तो ये सब जीवित हैं। और अजैविक घटक में जिनमें जान नहीं पाई जाती है, इसके अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अलावा जो चीजें हैं, कुर्सी मेल लकड़ी मिट्टी जो भी है, वायु है, ये सब की सब अजैविक घटक में आती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में आती है। दोनों की आपस की पारस्परिक क्रिया को ही हम लोग परतंत्र कहते हैं। और इसका वर्गीकरण करेंगे तो ये दो टाइप का हो जाएगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक मानव निर्मित इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, प्राकृतिक परतंत्र क्या होता है, पारितंत्र, ये पारितंत्र होता है, एक डंडा और लगाइए, और मानव पारितंत्र क्या है। तो इसमें मानव पारितंत्र, एक्चुअल में जो प्राकृतिक पारितंत्र है, कल हमने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए थे, 3 टाइप का मैंने समझाया था। एक तो वो था जो जंगल का परतंत्र था, जंगल या वन वाला जंगल का परतंत्र। दूसरा हमने आपको तालाब का बताया था, तालाब का परतंत्र। और तीसरे में मैंने आपको जो बताया था वो स्थल मंडल का, मतलब समतल मैदानी भागों का, मैदानी भाग का परतंत्र बताया था, परतंत्र। इसमें टिड्डा इड्डा लिया था, तालाब वाले में मछली वगैरह बगुला इसको लिया था। तो ये तो सब ऐसे परतंत्र हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, ये मानव द्वारा बनाए गए नहीं है, इसलिए इनको प्राकृतिक परतंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात आती है इनमें उपभोक्ता, उत्पादक, पहले उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, शीर्ष क्रम, वो आपके इसी में आ जाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित परतंत्र है, इसके 2 एग्जाम्पल आप कम से कम हमेशा याद रखिए, ये पूछे जाते हैं। एक तो हो गया आपका बाग, जो मानव बाग या बगीचा लगाता है, तो एक तो वो भी एक परतंत्र बन जाता है, बाग कहें या इसको बगीचा कह सकते हैं। तो बाग या बगीचा भी एक परतंत्र है, उसमें फल होते हैं, फल को खाने वाले छोटे कीड़े होते हैं, फिर उनको खाने वाले बड़े होते हैं, फिर उनको खाने वाले उनसे बड़े होते हैं, इस टाइप के भी इसमें रहते हैं। उसके बाद दूसरा इक्वेरियम होता है जिसमें मछली पाली जाती है, तो वो इक्वेरियम, इक्वेरियम। तो इक्वेरियम जो है, जो मछली पालन वाला एक बनाते हैं छोटा सा, उसमें मछलियां पाल के छोड़ देते हैं, शीशे का बना रहता है, तो लोग दुकानों पे जो शौकीन लोग हैं उसको रखते हैं, वो भी एक परतंत्र ही है, लेकिन ये मैन मेड है। तो इक्वेरियम एक परतंत्र जो आपका मानव निर्मित है, बाग बगीचा एक मानव निर्मित परतंत्र है। तो ये 2 एग्जांपल्स आप वहां पे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें एक दूसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आहार श्रृंखला इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला, फूड सीरीज, इंग्लिश में इसको फूड सीरीज के नाम से जाना जाता है, फूड सीरीज। तो ये हमारी फूड सीरीज का एग्जाम्पल है। देखिए, तो आहार नाल क्या होती है, तो एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं। तो जिसमें एक जीव दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, एक इस टाइप की एक चैन बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, या इंग्लिश हिंदी में कहें तो एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला को ही क्योंकि खाने का काम करता है, इसलिए इसको आहार या खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हमने आपको लिख रखा है, घास है, घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, शेर को मान लो मानव ने खाया, तो ये एक सीरीज बन गई। इसी सीरीज को खाद्य या आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पोषी स्तर। अब कई बार पूछा जाता है कि पोषी स्तर क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या होता है। देखिए,
तो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनकी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो जिनकी ऊर्जा एक पार्ट से, इसकी ऊर्जा इसमें गई, यहां से फिर एनर्जी इसमें गई, इसमें से फिर इसमें गई, तो जिनका ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये घास एक कोशी स्तर है, ये भी एक कोशी स्तर है, ये भी एक कोशी स्तर है, जो अलग अलग की लेयर बनती है, इन्हीं को कोशी स्तर कहा जाता है। क्योंकि मानव के लिए कोशी स्तर मान लो ये है, फिर इसके लिए ये है, तो इसके लिए ये है पोषण, तो ये इनके पोषण है, न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल के माध्यम से भी दिखाया है। प्रथम कोशी स्तर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए ये काफी इसलिए बड़ा रखा जाता है, ये ऐसे प्रथम कोशी स्तर ये, तो ये काफी बड़ा है, ऊपर जैसे बढ़ेंगे कम होता जाता है, इसीलिए त्रिभुज बन गया ऐसे। तो प्रथम कोशी, फिर द्वितीय कोशी स्तर जो होते हैं, तो द्वितीय वाले जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। यहाँ तो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, इनमें पेड़ पौधे घास फूस आ जाती है। द्वितीय में शाकाहारी आ जाते हैं जो घास को खाते हैं, तो द्वितीय कोशी स्तर बनता है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर मांसाहारी, इनको जो खाते हैं वो तृतीय मांसाहारी हो जाते हैं। ये जो हिरण को खाएगा तो वो शेर, तो ये मांसाहारी में आ जाएंगे, तो तृतीय कोशी स्तर। फिर इनको जो खाएगा, इस तरीके से ये ऊपर की ओर रन करता रहता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये ध्यान रखना है, एक कोशी स्तर से दूसरी कोशी स्तर में। इसकी तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक दिशा में होता है। देखिए, जो घास को हिरण ने खा लिया, तो हिरण से दोबारा घास वापस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं घास इसका यूज कर लेगी। या हिरण ने शेर को खा लिया, तो पता चला शेर हिरण को खा ले, मतलब शेर ने हिरण को खाया, हिरण शेर को खा जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें एक दिशा में ही चलता है, इसलिए इसमें तीर का निशान लगा होता है, ऐसे इधर को चल रहा है। तो वही लिखा गया है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक दिशा में होता है। दूसरा पॉइंट इसका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पे पड़ता है अवशोषित करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसका केवल 1% भाग सूर्य की ऊर्जा को पत्तियों के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उससे वो अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में, तो उसको अवशोषित करते हैं। दूसरा इसमें 10% का नियम है। 10% के नियम को आपको समझना होगा। एक कोशी स्तर जैसे ये हो गया से दूसरे कोशी स्तर जैसे कि ये हो गया में ऊर्जा 10% की मात्रा का ही स्थानांतरण होता है। अब बात समझो, मान लो इनके पास जितनी भी एनर्जी है, मान लीजिए 100% है, क्योंकि ये तो उत्पादक है, तो इनके पास 100% ऊर्जा है। अब ये जो अपने से प्रथम कोशी स्तर है, द्वितीय वाले को देंगे तो केवल 10% ही देंगे, इसमें से 10% इनको मिलेगी। फिर इनके पास जितनी पहुंची है उसका 10% ऊपर वाला पाएगा, इसका 10% ये पाएगा, फिर ये वाला जो पाया था उसका 10% ऊपर वाले को देगा। तो इस तरीके से हर कोशी स्तर जो है वो अपने से ऊपर वाले को केवल जो उसके पास होता है उसका 10% ही आगे की तरफ बढ़ाता है। इसी को कहा जाता है 10% का नियम। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितनी ज्यादा है, ऊपर जाकर के ये खत्म हो जाता है खेल, ये नुकीला पार्ट हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर 10% ही बढ़ रहा है, अर्थात एनर्जी घटती जा रही है। अब इसमें नीचे आ जाइए, तो ये तो हो गया 10% का नियम। जैव आवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैव मतलब जीवित, आवर्धन मतलब उसका मैग्नीफाई करना या उसको बढ़ाना। तो आहार श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन होते हैं, हमारी जो फूड सीरीज है उसमें जो हानिकारक रसायन है, यानी जो हार्मफुल केमिकल है, ऐसे केमिकल जो हमारे लिए बड़े नुकसानदायक हैं, जो खाद्य फर्टिलाइजर्स के रूप में या कीटनाशकों के रूप में हमारे भोजन में आ जाते हैं, की मात्रा में एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में जाने पर उस पर वृद्धि होती है। बताओ, यही कारण है कि जैसे हमने जिस केमिकल को खाया वो उतना नुकसान हमें नहीं करेगा जितना कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा और बढ़ जाती है और उस पीढ़ी से आगे पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ जाएगा।
यही कारण हुआ तमाम प्रकार के गिद्ध तमाम प्रकार की मानव में बीमारियों को जन्म लिया। तो इसलिए इसी को ही जो बढ़ जाती है अर्थात उसमें जो वृद्धि होती है इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसको रेड में लिख रखा है, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। यानी जो केमिकल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, तो ये मानव प्रजाति में ही है जो जैव आवर्धन के रूप में अगली पीढ़ियों में बढ़ती चली जाती है। चलिए अब चलते हैं, आपको बताते हैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ चलिए, अब खाद्य जाल इसके बाद में आपको नेक्स्ट टर्न में बताएंगे और आज इसको यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।